press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था डबल कॉलम कैश बुक समझाने के लिए, बताने के लिए कैसे आप डबल कॉलम कैश बुक लिखोगे। और ये जो कैश बुक है आप ये समझो कि मोस्ट प्रैक्टिकल कैश बुक है। अक्सर जो व्यवसायी वर्ग है सिंपली अपना कैश बुक लिखना चाहते हैं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। जैसा हम जानते हैं कि जब भी हम लोग लेन देन करते हैं तो पेमेंट दो मोड में करते हैं, या रिसिप्ट भी दो मोड में करते हैं। एक तो हम कैश का पेमेंट कर सकते हैं या कैश में रिसिप्ट करते हैं, और दूसरा हम लोग चेक से पेमेंट करते हैं या चेक से रिसिप्ट करते हैं। ये दोनों जो मोड हमारा है बहुत ज़बरदस्त चलता है। तो हम एक ऐसा उपाय करते हैं कि दोनों मोड का जो रिसिप्ट है, जो पेमेंट है, क्यों ना एक ही बुक में लिखें। तो जिस बुक में ये लिखा जाएगा रिसिप्ट और पेमेंट, वहाँ भी बात आएगी। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि कैश बुक में कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट की बात होती है। एक साइड में हम रिसिप्ट लिखते हैं, दूसरे साइड में पेमेंट लिखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी वो सिर्फ और सिर्फ कैश के लिए बात करी थी, यानी सिर्फ कैश रिसिप्ट करेंगे और कैश पे करेंगे, उसकी बात करी थी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। हम लोग दोनों में पे करते हैं, कैश भी रिसिप्ट करते हैं, कैश पे करते हैं, चेक रिसिप्ट करते हैं, चेक से भी पेमेंट करते हैं, और चाहते हैं कि दोनों का रिसिप्ट और पेमेंट किसी एक बुक में लिखें, दिखलाएं। तो ऐसे कैश बुक का नाम थोड़ा बदल जाता है, और इस प्रकार के कैश बुक का नाम हम लोग रखते हैं डबल कॉलम कैश बुक, या और भी कह सकते हैं कैश बुक विथ बैंक कॉलम, कैश बुक विथ बैंक कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। यानी दोनों कैश में रिसिप्ट होगा या चेक में रिसिप्ट होगा, उसी प्रकार कैश में पेमेंट करेंगे या चेक में पेमेंट करेंगे, दोनों के जिक्र हम लोग करेंगे इस बुक में। तो इसमें थोड़ी सावधानी है, और सावधानी के पहले आप मान के चलो कि हम कैश में रिसिप्ट कर रहे हैं या पे कर रहे हैं। पहले हमने बात करी थी, ये हमने समझा दिया था पिछले अपने वीडियो में। और ये मत कहना है कि जो कैश बुक हम बनाएंगे उसके ऊपर टॉप कोने में दोनों को लिखेंगे, लिखना नहीं है। ये आपको समझाने के लिए हमने नोट कर दिया है। आप जब अपना प्रिंट कराओगे, अपना जब लिखोगे, तो ये कोने में हटा देना, मत रखना इसको। और ये भी जो कोने में लिखा गया आप इसको भी हटा देना, यानी कंप्लीट ऊपर क्लियर चाहिए। और ये लाइन आपकी रहेगी, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसके नाम आप लिखोगे, किस संस्था का है ये कैश बुक, और ये हेडिंग है इसका कैश बुक। ऊपर कई बार लोग डबल कॉलम कैश बुक लिख देते हैं, आप लिखो तब भी चलेगा, ना लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि देखने से पता लगेगा कि डबल कॉलम कैश बुक है। और वो डबल कॉलम कौन सा है, कैश एंड बैंक वाले। तो आप चाहो तो कैश बुक के नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप डबल कॉलम कैश बुक, या न लिखो, ज़्यादा बेहतर है, प्रैक्टिकली समझ में बात आ रही है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं और उनको ये इस तरह कैश बुक बनाना है तो उनको थोड़ा लिखना ज़रूरी है कि इस हेडिंग के नीचे ब्रैकेट में वो डबल कॉलम कैश बुक लिख दें, या कैश बुक विथ बैंक कॉलम, एक इंडिकेशन दे दें। आगे बढ़ते हैं। सारे हेडिंग हमने पहले समझा दिया है इस चीज़ में, बस अब यही समझाना है कि किस प्रकार इन दोनों के रिसिप्ट और पेमेंट हम इस कैश बुक में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास, हमारे खजाने में, हमारे अलमीरा में, हमारे ड्रॉर में, या ऑफिस में, या शॉप में पहले से कैश हो सकता है, यानी पिछले पीरियड का, पिछले टाइम का हमारे पास जो कैश क्लोजिंग होगा वो इस नए पीरियड के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियड न्यू बस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ओपनिंग कहलाएगा। तो जो कैश इन हैंड था, ओपनिंग, उसको यहीं लिखेंगे पहले डेट में। देखो कैश कॉलम लिखा गया है, एक कॉलम बना रखा है कैश के लिए, दूसरा कॉलम बना रखा है बैंक के लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें याद आ गई कि जब हम लोग ये कैश बुक बनाते हैं, जब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं कैश कॉलम के लिए और बैंक कॉलम के लिए, तो ये कल्पना है, एक इमेजिनेशन आपका है कि आप व्यापारी हैं, आपका एक ही बैंक अकाउंट है, सिर्फ एक सिंगल बैंक अकाउंट है।
अगर आप व्यापारी हैं और आपके कई बैंक में खाते हैं और 2, 3, 4, 5 आपने बैंक अकाउंट खोल रखा है और उन सारे बैंकों का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में करते हैं, कभी इस बैंक से निकालते हैं, कभी उस बैंक से निकालते हैं, इधर जमा करते हैं, फिर उस बैंक में जमा करते हैं, यानी 3-4 बैंक है, सब में आपको लेन देन करना है, सबसे आप पेमेंट करते हैं, सब में डिपॉजिट करते हैं, तो मुश्किल है, तब ये नहीं हो पाएगा। तो सामान्य तौर पर दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये इस तरह का कैश बुक तभी पॉसिबल है जब आपका सिंगल बैंक से लेन देन हो। आप व्यापारी हैं, एक ही बैंक कोई भी है, एक ही बैंक है, तभी ये बात बनेगी, अदरवाइज पूरा सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके 4 बैंक हैं, 4 बैंक है, तब तो बड़ा मुश्किल होगा। उन चारों बैंक के लिए यहाँ पर कॉलम बनाने पड़ेंगे, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। 4 बैंक है तो चारों बैंक के 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे और एक कॉलम फिर कैश के लिए, तो 5 कॉलम इधर हो जाएंगे सिर्फ अमाउंट के, और फिर उतना है उस साइड भी होंगे, जो बहुत मुश्किल काम है, आपस में बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो सिंपली समझिए कि इस प्रकार के मेथड, इस प्रकार के बुक हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमारे एक ही बैंक अकाउंट है। अब कोई भी बैंक हो, जब एक ही बैंक है तो नाम की जरूरत नहीं है। ऐसे बैंक का जन हम समझ जाए कि हमारा एक ही बैंक तो है ही, अब उसका नाम लिख हो जाए ना लिखो कोई टेंशन नहीं है। तो सिर्फ बैंक लिखा गया है, उस बैंक का नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बैंक है। अब आते हैं बैलेंस, हमारे ओपनिंग हो सकते हैं, कैश इन हैंड पहले से हो सकता है। तो जैसे ये न्यू पीरियड स्टार्ट हुआ, इस पीरियड के स्टार्टिंग में हम अपने ओपनिंग कैश इन हैंड को लिखते हैं। तो कहाँ लिखेंगे? अगर कैश होगा तो कैश कॉलम में लिख देंगे। मान लिया 9000 है, ये फिगर सब काल्पनिक फिगर है, ऐसे ही रखा गया इसमें एज्यूम करके। और बैंक बैलेंस में पता चला कि हमारे जो बैंक है, हमारे पास पासबुक है या स्टेटमेंट है, आज के डेट में हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 8000। तो बड़े आसानी से हमने लिख सकते हैं, दोनों का ओपनिंग बैलेंस शुरू में डाल दिया, कैश वाले बैलेंस कैश कॉलम में, बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में, क्लियर हो चुका। अब या तो हमें कैश रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट साइड में ही लिखेंगे, या हमें कहीं से चेक मिलेगा या बैंक में हमारे जमा होगा रिसिप्ट साइड में। बैंक में जमा होना रिसिप्ट माना जाता है बैंक में। जैसे ही बैंक में कुछ डिपॉजिट होगा उसी को रिसिप्ट माना जाएगा, और जैसे ही बैंक से निकलता है कुछ पेमेंट के लिए या कोई चार्ज कटता है, उसको पेमेंट माना जाता है, बैंक से पेमेंट माना जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और कैश तो हमको पता ही है, पेमेंट और रिसिप्ट। सपोज करते हैं कि हमने माल खरीदा, परचेज किया, गुड्स, क्योंकि परचेज वर्ड आता है गुड्स के लिए, इसलिए गुड्स लिखना है जरूरी नहीं है, परचेज लिखना जरूरी है। तो जब हम परचेज किए हैं, माल परचेज किए हैं, तो बिल हमें मिला होगा, उस बिल में जो हमारे गुड्स हैं उसका कितना वैल्यू है लिखा होगा, उस वैल्यू पर कितना हमारा जीएसटी बना। अब जीएसटी 2 तरह के होंगे यहाँ पर। अगर विद इन स्टेट हमारा परचेज है, जिस स्टेट में हम बिजनेस करते हैं उसी स्टेट से हमने माल खरीदा है, तो जो माल खरीदा उसका बिल मिला होगा, उस बिल पर एक नंबर होगा, बिल नंबर होगा, और भी सारे डिटेल होंगे, हमारी जरूरत की चीजें हैं उसमें, लेकिन जो उसका बिल नंबर होगा, इनवॉइस नंबर होगा, वो नंबर है यहाँ डाल देंगे, स्टार लगा रखा है हमने इसमें, यहाँ नंबर डाल देंगे। और बिल में बाइफरकेट किया गया है, माल का अलग प्राइस लिखा है उसमें जोड़ करके, और तब उसमें इनपुट CGST जोड़ा होगा, जो भी रेट रहा हो। यहाँ हमने मान लिया कि ये 12% वाला है, ये 6% में लगा दिया है। जैसे ही 12% GST वाला होगा तो उस वैल्यू ऑफ गुड्स का जो ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसका निकाल लीजिए आप 6% दोनों का। CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और SGST जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, और इन दोनों को अलग ही दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें अलग अलग ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो एक में मिक्स नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमें परचेज बिल से ये 3 फिगर मिल जाएंगे, लेकिन पेमेंट तो हमने इन तीनों का किया एक साथ। अब देखना है कि पेमेंट कैसे किया है। पेमेंट के 2 मोड हैं, या तो हम कैश चुका दें, अगर कैश पे करेंगे तो पेमेंट साइड में ही लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कहाँ लिखेंगे? कैश पे करते तो हम इस कैश कॉलम में लिखते इन तीनों फिगर को,
लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि हमने पेमेंट तो किया है लेकिन अपने चेक से पेमेंट किया, यानी हमारे बैंक से पेमेंट चला जाएगा। तो जब बैंक से पेमेंट जाएगा तो हमने उसको बैंक कॉलम में नोट कर दिया। इस तरह से हमने बैंक से पेमेंट किया, पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट चला गया। ये पेमेंट की बात हो गई। ध्यान रखना है, जो माल हमने खरीदा है तो हो सकता है कि सेल करेंगे हम, 12% वाले हमारे गुड्स हैं, सेल करेंगे तो 12% हम कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो चलिए 8 तारीख में हमने माल को बेचा, सेल वर्ड इस्तेमाल कर दिया। पहले हमने कहा होगा कभी कि सेल वर्ड रिजर्व है सिर्फ गुड्स के लिए। जब जब ये सेल्स वर्ड आएगा समझना ये गुड्स का है, किसी दूसरे आइटम का नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। हमने माल बेच दिया कितने का, 6000 का। ये माल का वैल्यू है, ये गुड्स का वैल्यू है, और उस वैल्यू में हमें फिर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। जिस रेट से हमने जीएसटी पे किया था माल खरीदते समय, उसी रेट से हम उस माल को बेचते समय जीएसटी चार्ज करेंगे, और वो जीएसटी रेट सहित अपने बिल में लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर रेट नहीं लिखा गया है, लेकिन जब आपको बिल मिला होगा या बिल आप बनाओगे तो उसमें रेट लिखना जरूरी है, मेंशन करना कितने % वाला है, और इस बुक में लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिलहाल हम बोल जाते हैं कि यहाँ 6% वाला जीएसटी की बात चल रही है। तो जो हमने गुड्स सेल किया है उसका वैल्यू कितना है, 6000, और उस पर जो हमने जीएसटी चार्ज किया है दोनों CGST और SGST दोनों का आधा आधा हो जाएगा। 12% का रेट है जो इतना बना, 360 और 360। ये तीनों फिगर एक बिल में होगा। हमारे जो सेल बिल है, हम जो सेल बिल बनाएंगे या जो भी कैश में जो बिल बना रहे हैं उसमें ये तीनों फिगर हम नोट करेंगे या फिर टोटल करेंगे, और यही हमें कस्टमर से लेना है। इस प्रकार ये 6000 भी हमने कस्टमर से लिया और ये जीएसटी भी लिया, तो ये हमारे जीएसटी कलेक्टेड है। जीएसटी कलेक्टेड वर्ड भी डाला जाता है, लेकिन अलग अलग रखना है क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ती है एडजस्टमेंट करने में। सेटअप करने की बात आती है उसमें अलग अलग ही चाहिए। तो इस प्रकार सेल करने के बाद हमें रिसिप्ट हुआ, या तो कैश मिला होगा या फिर चेक मिलेगा। तो यहाँ ये बता रहे कि हमें कैश मिला है, तो अगर बिक्री से हमें कैश रिसिप्ट होता है तो कैश कॉलम में लिख दिया पूरे बिल के अमाउंट है। अगर यही हमको चेक मिलता तो सीधे हम कहाँ डालते, इसको बैंक कॉलम में लिख देते। लेकिन एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ दिखा रहा है कि यह हमें कैश मिला, इसलिए कैश कॉलम में डाल दिया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते ही जो स्टार लगाया गया है, स्टार का मतलब यह है कि जब हम बिल बना रहे होंगे सेल बिल, तो उसका भी एक नंबर होगा, वो वाउचर नंबर है, कोई ना कोई उसका नंबर होगा, उस नंबर को हमें यहाँ पर पुट कर देंगे। और डेट तो पता ही है, डेट हमें यहाँ डाल दिए। और ये कैश है इसलिए पार्टी का नाम लिखना जरूरी नहीं है, और जब पार्टी के नाम लिखने के बाद आएगी इसका मतलब वो क्रेडिट है, और कोई भी क्रेडिट इस कैश बुक में नहीं आएगा। कोई भी जो उधार हमने काम किया है, उधार सौदा किया है, उस उधार सौदे की एंट्री कैश बुक में नहीं होती है। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने फर्नीचर परचेस किया है तो फर्नीचर गुड्स नहीं है, इसलिए फर्नीचर वर्ड यहाँ पर आ गया। तो फर्नीचर के नाम पर हमने पेमेंट किया। अब देखते हैं पेमेंट कैसे किया। हो सकता है कैश में किया हो, या हो सकता है कि हमें चेक काटा हो इसके लिए। तो इसके अनुसार लगता है कि हमने कैश पेमेंट दिया है। तो 2000 का कैश पेमेंट, सिर्फ उतना ही नहीं है, वो तो 2000 सिर्फ उस फर्नीचर का अपना कॉस्ट है, लेकिन हमारे जीएसटी भी चार्ज किया जाएगा उस पर। जहां से हमने फर्नीचर खरीदा है उस पार्टी ने बिल बनाया है, तो बिल में फर्नीचर का कॉस्ट लिख दिया है, और जो उस पर जीएसटी चार्ज किया है जो भी रेट हो, तो फिलहाल हमने मान लिया वही 6% एंड 12%। तो मान लेते हैं कि 12% जीएसटी चार्ज किया गया है और विद इन स्टेट हमारा ट्रांजेक्शन है। तो CGST 2000 का 6% और SGST 2000 का 6%। तो ये एक साथ इसका बिल बना होगा, इसलिए अलग अलग बिल नहीं है, एक ही बिल है। तो फर्नीचर का सामने ये बिल का हमने मार्क कर दिया, इसमें बिल नंबर आप नोट कर दोगे और वहां से ये फिगर अलग अलग आपको नोट करना होगा। तो पेमेंट कितना हमने किया होगा, पेमेंट हमने सिर्फ 2000 नहीं किया है, बल्कि 2000 प्लस 120 यानी 2240 हमने पे किया है कैश, और वो 2240 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। लेकिन ये अलग अलग लिखना आपको जरूरी है। ये पेमेंट हमारा हो गया, ये भी हो गया।
तो कैश में पे करेंगे तो कैश कॉलम में लिखेंगे, और चेक से पे करेंगे तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। सिमिलरली एक और आइटम देखते हैं। यह बता रहा 15 तारीख में, देखिए ये तो बात हो गई खरीदने की और बेचने के लिए। खरीदेंगे कैश में तो कैश कॉलम में, या चेक इशू करेंगे तो बैंक कॉलम में। जब उसको बेचेंगे कैश तो कैश कॉलम में, और कहीं चेक लेंगे तो उसको लिख देंगे बैंक कॉलम में। ये हो गया परचेज और सेल। हो सकता है कि अपने बैंक से हम रुपया निकालें। जब हमारा बैंक है तो उसमें हम डिपॉजिट भी करते हैं और कई बार कैश विड्रॉ भी करते हैं। काम चलता रहता है। बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक से विड्रॉ किया, फिर डिपॉजिट किया, फिर विड्रॉ किया, ये काम चलते रहता है। तो जब बैंक से हम डिपॉजिट करते हैं वो कैश कहाँ आता है? हमारे बिजनेस में आता है, हमारे ऑफिस में आता है, या हमारे शॉप में आता है। और जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश जाता कहाँ से? वो कैश हमारे हमारे बिजनेस से जाता है, हमारे शॉप से जाता है, हमारे दुकान से जाता है, बैंक में चला जाता है। तो इस प्रकार ये कैश बिजनेस में आना और बिजनेस से बाहर जाना, थोड़ी यहाँ सावधानी चाहिए। जब हम बैंक से रुपया निकालते हैं, देखना ये बाहरी पार्टी का चक्कर है, हमारा ही रुपया है जो बैंक में तो दो जगहों पर रखा हुआ है। यहाँ से कैश वहां रखें या फिर वहां से कैश निकाल के यहाँ रखें, ये हमारी ही चीज है, ठीक है। लेकिन हमने दो कॉलम बना रखा है ताकि कुछ समझ में आए, अलग अलग समझ में। जब हमने कैश निकाला है बैंक से तो इस थ्योरी के अनुसार रिसिप्ट साइड में क्या रिसिप्ट हो रहा है? व्यापार में कैश आ रहा है। तो जब व्यापार में कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में तो लिखेंगे, और कैश आ रहा है तो कैश कॉलम में भी लिखेंगे। यहाँ पर लिख दिया कैश कॉलम। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है? तो बैंक से आ रहा। वो बैंक सोर्स है, जिस सोर्स से ये आ रहा, इसलिए हमने यहाँ पर सोर्स का नाम लिख दिया। और ये चूंकि रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब जो बिजनेस में कैश आता है या चेक आता है, या पेमेंट मतलब जो बिजनेस से पेमेंट बाहर जाता है, जहां भी जाए। तो ये कैश रिसिप्ट हुआ, बिजनेस में आ गया 2000 तो रिसिप्ट साइड में लिख दिया, और चूंकि वो कैश है इसलिए कैश कॉलम में नोट कर दिया। लेकिन आया कहाँ से है, किस सोर्स से आया? तो बैंक से। तो देखिए लिख दिया यहाँ पर बैंक, ये सोर्स का नाम है, और कैश कॉलम में लिख दिया। लेकिन जरा सोचिए, जब यहाँ हमारा कैश रिसिप्ट हो रहा है तो हमारे ही बैंक से बाहर भी निकल रहा है। जो हमारा बैंक है डिपॉजिट उसमें है, उस बैंक से हमारा अमाउंट पेमेंट के रूप में निकल रहा है बाहर। तो इधर पेमेंट साइड है, और ये पेमेंट हो रहा है किससे? बैंक से हो रहा है। तो इस कैश को हमें एक बार फिर बैंक कॉलम में दिखाना पड़ेगा, पेमेंट साइड में। ये 2000 का पेमेंट हमारे बैंक से हमारे ऑफिस को हो रहा पेमेंट, तो पेमेंट साइड में हम आ गए, और ये बैंक कॉलम में रुपया लिख दिया, कितना? 2000 का पेमेंट। लेकिन जब अमाउंट हमने बैंक कॉलम में लिखा है पेमेंट साइड में, तो कौन सा माध्यम है ये, कौन सा मीडियम है? ये कैश हो जाएगा। तो याद टेक्निकल बात है कि जब ये कैश वर्ड यहाँ लिखेंगे, अमाउंट किस में होगा? बैंक कॉलम में। और जब कहीं कैश कॉलम में है तो बैंक लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये अमाउंट आया था बैंक से तो कैश कॉलम में लिखा, तो नाम क्या आया? बैंक। और यहाँ पर पेमेंट साइड में क्या है? अमाउंट कहाँ लिखा है? बैंक साइड में। तो इधर क्या लिखा है? कैश। कैश कॉलम में हो तो कैश वर्ड नहीं लिख सकते हैं, या फिर इधर बैंक कॉलम में हो तो बगल में उसके बैंक वर्ड नहीं ले सकते, एक डिफरेंट नाम इसका लिखना पड़ेगा। अब देखा हमने कि ट्रांजैक्शन तो एक ही है, हम अपने बैंक से कैश विड्रॉ किए, एक ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन कैशबुक हमने दो एक साथ मिलाकर काम किया है, और दोनों में रिसिप्ट और पेमेंट की बात होती है। तो जब हम बैंक से कैश विड्रॉ किए हैं तो दोनों काम हो रहा है, एक तरफ कैश रिसिप्ट हो रहा है और एक तरफ हमारे बैंक से पेमेंट हो रहा है। तो दोनों साइड में लिखना पड़ेगा इसको। बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक साइड में दिखलाएंगे पेमेंट के रूप में, और कैश रिसिप्ट हो रहा है तो इधर दिखाएंगे रिसिप्ट साइड में। तो सेम डेट है, सेम अमाउंट है, सेम अमाउंट दोनों साइड में, यह है ना दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो जब ऐसा केस हो कि सेम अमाउंट सेम डेट बोथ साइड दिखाई पड़े, इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। एक टेक्निकल नाम है, अकाउंटेंसी में ये बात चलती है।
जब जब इस तरह की बात होगी हम अपने अपने ही कैश को यहाँ से उठाकर वहाँ रखा, फिर वहाँ से अपने ही इधर रखा, तो ऐसे अपने ही अमाउंट को इधर उधर घुमाने का अगर एंट्री करना चाहेंगे तो दोनों साइड एंट्री होगी। तो दोनों साइड व्हीकल हम लोग कॉन्ट्रा यूज करते हैं, तो एक संकेत देते हैं, एक सिंबल देते हैं, सी से डिनोट करते हैं इसको। ये सी लिख दिया मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी दोनों साइड एंट्री हुई होगी। ये दोनों साइड इसका इफेक्ट है, एक तरफ रिसिप्ट के रूप में है और वही एक दूसरी तरफ पेमेंट के रूप में। तो इसको हमने एक संकेत दे दिया है ये दोनों साइड में। तो लिख दिया, देखो 15/4 यहाँ भी है, सामने क्या लिखा है सी, अमाउंट कितना है था। आप इस साइड में देखिए 15/4 में 15/4 सी 2000, यानी सेम डेट सेम अमाउंट बोथ साइड, एंड दिस इज डिनोटेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। तो नीचे एक नोटेशन हमने डाल दिया है नोट में, ये सी जो है इंडिकेट करता है कॉन्ट्रा, बोथ साइड, सेम डेट, सेम अमाउंट। और कब भी बात आएगी तो हमने लिख दिया है कि कैश फ्रॉम शॉप टू बैंक, दुकान से कैश कहाँ जाएगा, बैंक, या ओवर कैश फ्रॉम बैंक टू शॉप, तभी ये बात हो पाएगी कि सेम डेट सेम अमाउंट बोथ साइड इक्वल टू कॉन्ट्रा। एंड कॉन्ट्रा वर्ड जो है इसके लिए आप पूरा नहीं लिखना है, आपको सी से ये एलएफ वाले कॉलम में सी से डिनोट कर देना है, काम खत्म हो जाएगी। तो इसी पर आपको पूरी सावधानी रखनी है कि जब आप बैंक से निकालते हो तो उसको सावधानी करनी है कि बैंक से निकालना मीन्स दो काम हो रहा है, कैश रिसिप्ट भी हो रहा है अब बैंक से पेमेंट भी हो रहा है, तो दोनों साइड में वो काम करना पड़ेगा, ये समझना है। अब जरा इसका उल्टा भी देखिए, हो सकता है कि हम बैंक में जमा भी करें, ये भी तो बात होगी। तो आगे देखते हैं, चलो एक और बात देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से। सैलरी पे किया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सैलरी हमने चुकाया किस चीज में, कैश में पे किया, तो पेमेंट साइड में सैलरी लिख दिया, कैश में पे गया तो कैश कॉलम में लिख दिया। अगर यही सैलरी हम चेक से दिए होते तो यहाँ पर सैलरी लिख करके हम अमाउंट कहाँ लिखते हैं, तो बैंक कॉलम में लिख देते। हो सकता है कि कुछ सैलरी हम कैश में दे रहे हैं और कुछ उसका पार्ट हम चेक से काट रहे हैं, तब तो दोनों में जा रहा हो, तो सैलरी वर्ड तो रहेगा, पेमेंट तो है, लेकिन अमाउंट हम दोनों से कर रहे हैं, कैश में भी कर रहे हैं और बैंक से भी कर रहे हैं। तो जितना आप कैश में कर रहे हो उतना कैश कॉलम में लिख दीजिए, और जितना आप चेक काट के दे रहे हो उतना आप बैंक कॉलम में दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे एक और देखते हैं, यहाँ पर हमने फिर सेल किया है, सॉरी ये 20 तारीख में देखते हैं। हमने मान लिया कि मोहन से हमको मोहन हमारी पार्टी हो सकती है, मोहन ने हमको चेक दिया है, क्या भाई लीजिए, तो हम क्या करेंगे, चेक को जेब में थोड़े रखेंगे, उस चेक को हम जितना चाहेंगे जल्दी बैंक में भेजें ताकि वो कैश हो जाए या हमारे खाता में क्रेडिट हो जाए। तो जल्दी से हमने बैंक में भेज दिया, तो वो जो बैंक में जैसे ही चेक जमा किया तो क्या हुआ, बैंक में रिसिप्ट हो गया। तो जब बैंक में वो रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट साइड में नोट करेंगे, चेक को बैंक में जमा करना मीन्स बैंक में रिसिप्ट होना, तो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। और यहाँ लिखे हैं किस माध्यम से आया, तो मोहन कुमार एंड सन्स, कुछ भी आप लिखिए, चौरसिया पान भंडार, जो लिखना है आप लिखिए। यहाँ पर जिस संस्था से वो, जिस सोर्स से वो चेक आया है, जिस पार्टी का नाम, उसका नाम डाल दीजिए, यहाँ तो आ गया। और वो चूंकि चेक है जिसको हमने बैंक में जमा कर दिया है मीन्स बैंक में रिसिप्ट है, इसलिए बैंक कॉलम में उसका अमाउंट लिख दिया। तो ऐसे होगा कि जब कोई चेक हम बैंक में जमा करते हैं, पार्टी कोई चेक देती है हमको, तो हम उस पार्टी का नाम रिसिप्ट साइड में लिखकर अमाउंट बैंक कॉलम में लिखते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। अगर किसी पार्टी को हम चेक दे दें पेमेंट के रूप में, तो जब किसी पार्टी को हम चेक देंगे पेमेंट के रूप में, तो पेमेंट साइड में उस पार्टी का नाम नोट कर देंगे, नहीं लिखा है इसमें, उस पार्टी का नाम नोट कर देंगे, और वह अमाउंट कहाँ लिखेंगे, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि वो चेक वाले अमाउंट का पेमेंट होगा बैंक से ही होगा। तो इस प्रकार ये रिसिप्ट और पेमेंट कैश के फॉर्म में और चेक के फॉर्म में होते रहते हैं, दोनों साइड में लिखते हैं। एक और इसमें लिखा गया है सेल्स, हमने फिर माल बेचा है, सेल किया है, तो पता ही है ये सेल हमने कैसे किया है, चेक मिला है हमें। जब हमने सेल किया है तो कैश भी मिल सकते हैं, तो कैश कॉलम में लिखेंगे,
और चेक मिलेगा तो चेक वाला कॉलम मीन्स बैंक कॉलम में लिखेंगे, लेकिन है ये रिसिप्ट, सेल करेंगे तो रिसिप्ट है, लेकिन चेक मिला है और चेक हमने कहाँ भेज दिया होगा, बैंक में जमा कर दिया, इसलिए अमाउंट को कहाँ लिख दिया, बैंक में। तो ऐसे हो सकते हैं, चूंकि ये अलग अलग है, जीएसटी अलग लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे हमें एडजस्टमेंट करना होता है, कैरी फॉरवर्ड करने की बात आएगी, जिसको आईटीसी कहते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, बात आगे हम लोग करेंगे इस चीज में। आगे एक और देखते हैं कि यहाँ 29 तारीख में देखिए हमने क्या किया, कैश जमा किया है। पहले किसी केस में हमने बैंक से कैश निकाला था, विड्रॉ किया था। अब ऐसा तो हो सकता है कि फिर अपने दुकान से कैश लेकर बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखना हमारी कैश है, दुकान में भी है, और वहां से उठाकर हमने कहाँ भेज दिया, अपने बैंक में रख दिया, फिर जब चाहे निकाल लेंगे उसमें। तो जब हम बैंक में कैश जमा करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि कैश के रूप में हमारा पेमेंट गया, अब फिर जाकर बैंक में जमा हो रहा है, तो बैंक में रिसिप्ट भी हुआ। तो एक ही ट्रांजेक्शन है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है। एक तरफ वो रिसिप्ट भी बनता है, कहाँ रिसिप्ट बनता है, बैंक में बन रहा रिसिप्ट, और दूसरी तरफ वो पेमेंट भी बनता है, कहाँ, किस फॉर्म में, तो कैश के रूप में पेमेंट है और बैंक के रूप में वो रिसिप्ट है। कब, जब में हमने जमा किया है बैंक में। तो चलिए पहले एक मान के कर लेते हैं, जब हम बैंक में जमा करेंगे कैश को, तो वो कैश हमारे लिए पेमेंट है। तो आ जाते हैं पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में देखो हमने क्या लिखा है, क्योंकि वो कैश हमारा पेमेंट होगा तो कैश कॉलम में लिखेंगे, ये 1000 रुपया हमने जमा कराया है, यानी कैश का हमारा पेमेंट गया, तो 1000 रुपया कैश कॉलम में लिख दिया। जब कैश कॉलम में लिखा, लेकिन वो तो बैंक में गया, इसलिए बैंक का नाम आ गया, कि दोनों साइड में जाएगा। और वो 1000 रुपया हमारे बैंक में क्या है, रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट साइड में फिर हम आ जाएंगे। तो रिसिप्ट साइड में आगे क्या लिख दिया हमने, लिखा कैश, और अमाउंट कहाँ होगा, उस बैंक कॉलम में होगा, क्योंकि ये रिसिप्ट बैंक में हो रहा है। तो रिसिप्ट साइड में आकर के बैंक में आ गया, और बैंक में आया है चूंकि अपना कैश है, इसलिए यहाँ पर कैश लिख दी। तो देखो जरा गौर से देखते हैं, ये भी दोनों साइड में है, सेम डेट 29/4, यहाँ भी है 29/4, यहाँ भी लिखा है कितना, 1000, इसमें भी लिखा है 1000। तो सेम डेट, सेम अमाउंट, बोथ साइड। अब ये जरूरी नहीं है कि आमने सामने हो, डेट मैच करेगा, जब आमने सामने हो ये कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, या आमने सामने भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि एक ही चीज है, दो काम हो रहे हैं, कभी ये पेमेंट के रूप में जा रहा है और कहीं रिसीट के रूप में जा रहा है, तो दोनों साइड में करेंगे। और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, तो इसको भी आप डिनोट करोगे किससे, सी चीज के सामने। तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। इस प्रकार हम बैंक में या कैश में रिसिप्ट और पेमेंट के लिए आराम से कर सकते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप कैश का बैलेंस निकाल सकते हैं, आप बैंक का बैलेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे पिछले कैश बुक में आपने किया था बैलेंस, लेकिन इसमें 2 बैलेंस आएंगे, कैश का भी बैलेंस निकलेगा और साथ ही साथ हमारे बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो चलो हम चलते हैं कि इस महीने के अंत में हमारे कितने कैश इन हैंड बचे हैं और कितने हमारे बैंक बैलेंस बचे हैं। तो जैसे मंथ एंडिंग हुआ, 30 तारीख को मंथ एंडिंग होगा, तो 30 तारीख में आप टोटल कर लीजिए इसको। तो ये रिसिप्ट साइड हमेशा ज्यादा होगा या पेमेंट के बराबर होगा। कैश की बात कर रहा हूँ, बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कैश वाला जो कॉलम है हमारा हमेशा रिसिप्ट साइड अधिक होगा या पेमेंट के बराबर होगा। तो इसको हमने पहले जोड़ लिए, जरा बारी बारी से कर रहे हैं, कैश का बैलेंस पहले निकल रहा है। तो ये हमने टोटल अपना कैश ऐड कर लिया, इतना आ गया 17,720, इसको हमने सामने यहाँ पे उतार दिया। अब जितने हमारे ये पेमेंट है कैश के रूप में, जो कैश फॉर्म में पेमेंट है, उसको माइनस कर दिए। तो सारे माइनस करने के बाद अभी भी हमारे पास कैश बचे हुए हैं 10,480। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इस अप्रैल मंथ एंडिंग में कैश इन हैंड हमारा है 10,480। फिर नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे, तो जो बैलेंस सीडी है वही नेक्स्ट मंथ के लिए नीचे से स्टार्ट करके फिर आ जाएगा बैलेंस। तो कैश की बात ऐसे आ चुकी है। तो कैश का हमने टोटलिंग कर लिया, बैलेंसिंग कर। सिमिलरली
बैंक का भी करेंगे तो बैंक में एक तमाशा है, ये हो सकता है कि रिसीप्ट साइड अधिक हो, या कभी कभी हो सकता है कि ये पेमेंट साइड भी उसका अधिक हो सकता है। पेमेंट साइड अधिक हो सकता है क्योंकि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो ज़्यादा हम पेमेंट कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। कम करेंगे तो हमारा फेवरेबल बैलेंस आएगा। दोनों सिचुएशन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कैश में ज़्यादा खर्चा कर दिया ऐसा नहीं होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कि बैंक के हमारे कितना सम मिलाकर डिपॉजिट रहा एक महीने में। तो 21,600 रहा इस पूरे मंथ एंडिंग तक। और बैंक से जो हमने पेमेंट दिया है, बैंक से जो हमारा भुगतान गया, वो सारे भुगतान आप माइनस कर दो तो मंथ एंडिंग में बैलेंस हमारा बता रहा 15,120। ये हमारा बैलेंस बचा है अभी बैंक में। तो इस प्रकार मंथ एंडिंग में दोनों का बैलेंस पता लग गया और दोनों का कितना रिसिप्ट है ये पता लग गया, और आप खर्च को कहीं अलग जोड़ सकते हो, नीचे दिखा सकते हो, तो कितना पेमेंट के रूप में गया है वो भी पता लग जाएगा। उसको घटाने के बाद जो बैलेंस आएगा तो आज एंडिंग में कितना बैलेंस बचा है ये भी हमारा पता लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ये डबल कॉलम कैश बुक या दो खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं इसको, या कैश बुक विथ बैंक कॉलम का पूरा हिसाब हो सकता है। और हम एक सामान्य व्यापार के लिए, मीडियम साइज बिजनेस के लिए आराम से लिख सकते हैं कैश बुक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट अब वही होना चाहिए कि डेट का ध्यान रखना है और हमें रिसिप्ट और पेमेंट का ध्यान रखना है। और जब आपस में टसन हो रहे हैं, अपने ही बैंक और ऑफिस के बीच में हो रहे हैं, वो कंट्रा एंट्री कहलाएंगे। इससे कोई सहायता मिल जाएगी और इसको डिनोट करने के लिए हम सी से इसको लिख सकते हैं। चीज को सी से डिनोट कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ी सावधानी बरतनी है कॉन्ट्रा के लिए। अगर आप चाहते तो जो बैंक इसमें है, बैंक का रिसिप्ट और बैंक का पेमेंट अलग बना सकते थे और सिर्फ कैश वाला अलग बना सकते थे, अगर ज्यादा टेंशन हो रहा था। तो जब बैंक वाला सिर्फ निकाल कर अलग बनाएंगे तो उसमें भी रिसिप्ट और पेमेंट साइड होगा, उसको आप कह सकते हो बैंक बुक, और ये हो गया है कैश बुक। तो उधर ध्यान जरूरत नहीं है, ये दोनों हम लोग एक ही बुक में एक साथ बना सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं और हर पीरियोडिकल हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। और आज इतना ही समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।